एक गांव में एक बूढ़ा आदमी नथुलाल अपनी बेटी लता के साथ रहता था। नथुलाल बहुत ही गरीब था और उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बाजरा उगाता था। उसी से वह अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। नथुलाल को हर घड़ी बस अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन वह खाना खाने बैठा था, तभी लता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी ये लीजिए, एक रोटी और खा लीजिए। नहीं बेटी, बस अब मन नहीं है। ये क्या है पिताजी, कई दिन से मैं देख रही हूँ आप ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। क्या बात है पिताजी? बेटी, तेरी उम्र अब शादी लायक हो गई है और तू 20 बरस की हो चली है। ऐसे में तेरी शादी की चिंता मुझे रात दिन सताती है। किसी से शादी की बात भी करता हूँ तो उसे दहेज चाहिए होता है। मेरे पास तो ठीक से शादी की व्यवस्था तक के पैसे तो नहीं है, फिर मैं दहेज बेटा कहाँ से दूंगा? यही सब सोच सोच के तो मेरी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी है। तो पिताजी आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं आपके पास रहूंगी ना और हमेशा आपका ध्यान भी रखूंगी। और वैसे भी मेरी शादी हो गई ना तो आप तो अकेले ही रह जाओगे, इसलिए आप इतनी चिंता मत कीजिए और आराम से खाना खाइए। लता अपने पिताजी की चिंता कम करने के लिए उनसे ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि समस्या गंभीर है। उसकी ज्यादातर सहेलियों की शादी या तो हो चुकी थी या फिर तय थी और होने वाली थी। एक दिन जब कड़ी धूप में नथुलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तब वहां उसका पुराना मित्र कन्हैया लाल वहां आता है। अरे नथुलाल, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल तो सब ठीक है भैया, तुम बताओ आज बड़े दिन के बाद इस तरफ आए हो। हाँ भाई, तुम्हें मिठाई देने आया हूँ और लता बिटिया को भी जरूर खिलाना। अरे वाह, पर ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? अरे मेरा बेटा है ना जगन, उसको शहर से एक नौकरी का बुलावा आया है, पर उसके लिए उसे और बहू को शहर में ही जाकर रहना पड़ेगा। शहर में रहने के लिए वो लोग घर का इंतजाम भी कर रहे थे, मगर घर में जमानत का कुछ पैसा देना था। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या किया तुमने? नथुलाल की रुचि कन्हैया लाल की बातों में बढ़ रही थी। अरे करता क्या, इतनी अच्छी नौकरी जो मिली है, महीना के 20,000 देने को तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करता ही। इसलिए अपने गांव का दम्बुक सेठ है ना, उससे सूद पर पैसा उधार ले लिया है, उससे शहर के मकान की जमानत दे दी। अब बेटा नौकरी करके आराम से दे देगा और धीरे धीरे साल भर में पैसे चुका देगा। बस उसकी नौकरी लगने की खुशी है और उसकी नौकरी लगने की खुशी में तुम्हें मिठाई खिलाने आया हूँ। अरे वाह, ये कितना अच्छा विचार है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि मुझे भी मेरी बेटी लता की शादी करानी है, लेकिन पैसे की कमी के कारण अब तक कहीं बात पक्की नहीं हो पाई है। बस फिर समझ लो कि तुम्हारी दुविधा भी अब दूर हो जाएगी। तुम भी सेठ जी से सूद पर पैसे ले लो और धीरे धीरे चुकाते रहना, और लता बिटिया की शादी कराने में और देरी मत करो। इतना कहकर कन्हैयालाल वहां से चला जाता है। नथुलाल को यह विचार बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसने तय कर लिया था कि शाम को ही सेठ धम्मुक के पास जाएगा और पैसे लेने की बात करेगा। शाम तक नथुलाल खेतों में ही काम करता है और शाम होने के बाद वह सेठ धम्मुक लाल के घर पहुंच जाता है। मदन लाल को देख के धम्मुक सेठ जी कहता है, आओ आओ मदन लाल, कैसे आना हुआ? जी सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे और मैं तुम्हें अगले साल तक पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जी यूं ही कोई 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 50,000 पर एक साल का 10,000 का सूद लगेगा। धम्मुक सेठ की बात सुनकर नथुलाल चौंक जाता है और फिर वह दबी हुई आवाज में कहता है, 10,000 का सूद, ये तो बहुत ज्यादा है सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान हूँ और मैं इतना ज्यादा सूद कैसे दे पाऊंगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई,
मैं भी यहाँ 2-4 पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। भला मैं कम सूद पे पैसे बांटने लगा तो भला मेरा क्या होगा फायदा। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। बहुत लोग हैं मेरे पास जो खुशी खुशी यह सूद देने को लिए तैयार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी जरूरत के समय में मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मेरा एहसान मानने की बजाय तुम उल्टा मुझे ही सिखा रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं 10,000 का सूद चुकाने के लिए तैयार हूँ। सेठ यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसे भी पता था कि उसने बहुत ज़्यादा सूद पर नथुलाल को पैसे उधार दिए थे। उसका रोज का काम था गरीब और बेबस लोगों को बहुत ज़्यादा सूद पर उधार देकर बहुत खूब सारे पैसे कमाता था। पैसा लेकर नथुलाल अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते भर वह खुद से ही बातें करता आ रहा था। अब क्या करता मैं, पैसे तो चाहिए थे ना। ज्यादा सूद तो ज्यादा ही सही, कम से कम किसी के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तो जा पाऊंगा। पहले तो यह सुनकर लोग मुंह बना लेते कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे बस एक बार लता का घर बस जाए तो फिर मैं चैन से रह पाऊंगा। सोचते सोचते नथुलाल अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर लता उसका इंतजार कर रही थी। पिताजी, आज आने में बड़ी देर हो गई आपको। मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी। और ये क्या है हाथ में आपके? ओ ये तो बस खेतों में डालने के लिए खाद है। जल्दी से खाना लगा दो बेटी, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे बा पिताजी, आज तो तुम्हारी भूख प्यास सब वापिस आ गई है। चलो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नथुलाल ने लता से उधार के पैसों की बात छुपा ली और वह नहीं चाहता था कि लता किसी भी तरह की चिंता में आए। और अगर लता को पता चल जाता कि उसके गरीब बूढ़े पिता ने उसकी शादी के लिए इतने ज़्यादा सूद पर पैसे लिए हैं तो उसे तो बहुत चिंता होती। फिर लता अपने पिताजी को खाना लेकर आती है। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। अगले दिन नथुलाल तय करता है कि पैसे जाकर पड़ोस के स्थित बैंक में जमा करवा देगा, क्योंकि उसके गांव में तो चोरी चकारी बहुत होती है। गांव के सटा एक जंगल था, वहां पर सभी चोर रहते थे, इसलिए कोई दिन में भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता था। जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। आज आखिरकार अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखने के लिए जा रहा हूँ। आज तो रिश्ता पक्का करके ही आऊँगा। तभी नथुलाल देखता है कि रास्ते पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। नथुलाल एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ है भैया, यहाँ इतनी भीड़ जमा क्यों है? अरे भाई, कल रात जोरों से आंधी आई थी। आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता बंद पड़ा है। गांव के कई लोग उसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। यह सब सुन के नथुलाल चिंता में आ जाता है और फिर वह सोचने लगता है, अब क्या करूं? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी रास्ता खुलने में। नहीं, इतनी देर यहाँ खड़े होकर मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, जंगल के अंदर से दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। नथुलाल को एक रास्ता पता था जो उसे जल्दी पहुंचा देता था, इसलिए वह चल पड़ता है। लेकिन नथुलाल की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जैसे वो ही कुछ दूर चलता है, अचानक उसके सामने जंगल में चोर आ जाते हैं। उन्हें देखकर नथुलाल का कलेजा जैसे मुंह को ही आ गया था। अरे वाह, आज तो कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। अरे हाँ, वरना कोई जंगल के रास्ते से आता जाता है, लेकिन इसने तो आज आकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। अब इसे लूटकर हम कुछ दिन तक तो मजे करेंगे। कुछ नहीं तो इसके पास इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हफ्ते भर तक गुजारा हो जाए। नथुलाल की यह सब देखकर सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। एक चोर आगे बढ़ा और नथुलाल की थैली छीन ली। थैली में धम्बुक सेठ से उधार लिए हुए पैसे थे। अरे नहीं भाइयों, एक हफ्ता नहीं, मुझे तो लगता है कि 1 महीने तक कहीं चोरी नहीं करनी पड़ेगी। यह तो देखो कितना सारा माल है। इसे देखकर तो लगता है कम से कम लाख रुपये हैं इस थैली में। दोनों चोर यह देखकर खुश हो जाते हैं।
लेकिन नथुलाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं बहुत ही गरीब और मजबूर बूढ़ा आदमी हूँ। ये पैसे मैंने उधार लिए हैं। इन पैसों से तो मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। मुझ पर रहम करो, ये पैसे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बुढ़ाऊ, हम सब भी तो मजबूर हैं, हम क्या करें? और चोरी ही तो हमारा धंधा है। अगर तुम्हें जाने दिया, ये तो धंधे के साथ बेईमानी होगी। बेचारा नथुलाल गिड़गिड़ाता रहा, मगर चोरों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया और फिर वह उसका पैसा लेकर वहां से चले गए। इतनी तो नथुलाल में शक्ति और हिम्मत नहीं थी कि वह चोरों से लड़कर अपना पैसा ले सके। नथुलाल को ऐसा धक्का लगा था कि वह जमीन पर बैठ के रोने लगा। हाय रे, ये क्या हो गया है मेरे साथ? वो चोर तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गए हैं। वो पैसे तो मैंने कितने भारी सूद पर उधार लिए थे। अब तो हाथ में पैसे भी नहीं हैं, मगर उसका सूद तो देना ही होगा। और मूलधन के साथ क्या करूं? क्या करूंगा अब? कहाँ जाऊं और किसे बताऊं ये सब? हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। नथुलाल की हालत बहुत ही दयनीय थी, लेकिन उस जंगल में उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर के बाद जब अंधेरा छाने लगा तो हिम्मत करके नथुलाल उठा और वापस अपने घर आ गया। वहाँ उसकी बेटी इंतजार कर रही थी और लता इस बात से अनजान थी कि पिता के साथ एक ही दिन में कितनी अनहोनी हो गई थी। पिताजी, आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? जैसे ही लता ने ये सवाल किया, नथुलाल अपने अंदर के सैलाब को रोक नहीं पाया और फूट फूट के रोने लगा। उसे ऐसे रोते हुए देखकर लता भी डर गई। क्या हो गया है पिताजी? आखिर आप इतना रो क्यों रहे हो? कुछ तो बताइए ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। कुछ तो बताइए पिताजी। नथुलाल रोते रोते लता को सब कुछ बता देता है और सारा सच जान के लता के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, हम गरीबों के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? एक पल में ही खुशियाँ देकर छीन भी ली मेरे पिताजी से, और अभी तो हमें उस धम्बुक सेठ जी के पैसे भी तो चुकाने हैं, और अब शादी की व्यवस्था तो होनी असंभव है। दोनों बाप बेटी जैसे कि सदमे में चले जाते हैं। कुछ देर तक तो कमरे में खामोशी थी। दोनों में से कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था, लेकिन अचानक से लता को एक विचार आता है। पिताजी, मैंने सुना है सेठ बहुत ही दान पुण्य करता है। वह गौशाला और विद्यालय में भी दान करता है। आप एक बार जाकर उसको सब कुछ सच सच बता दीजिए, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। अरे बेटी, तू बहुत भोली है। ये सब तो दिखावा है, दिखावा। जो आदमी लोगों से इतने भर भर के पैसा लेता हो सूद पर, वो भला दान पुण्य करेगा बेटा? क्या मतलब है आपका? सेठ जिस गौशाला में दान करने की बात कहता है ना, वह उसके साले की है। वहाँ दान करना तो बस एक ढोंग है। और विद्यालय में बच्चों के लिए सामान भिजवाने के बाद वो उसे वापस भी मंगवा लेता है वो। यह सब सुन के लता और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है पिताजी कि एक बार आप सेठ जी के पास जरूर जाकर देखिए। हो सकता है कि वह आपके साथ हुई घटना के बारे में जानकर कुछ दया ही दिखा दे। नथुलाल को पता था कि सेठ के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, मगर लता की जिद और विश्वास के आगे वह मजबूर हो जाता है। लेकिन नथुलाल बिगर मन से सेठ जी के पास चला जाता है। अरे नथुलाल, तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम कल ही पैसे लेके गए थे। और क्या बात है? हाँ सेठ जी, गया तो था। क्या बताऊं तुम्हें, क्या अनर्थ हुआ है मेरे साथ। क्या, जरा साफ साफ बताओ। कल तुमसे उधार जो लिए थे, उनको लेकर आज बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में जंगल के चोरों ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने तो मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैं तो एक ही पल में बर्बाद हो गया सेठ जी। अरे अरे अरे, यह तो बहुत ही बुरा हुआ है तुम्हारे साथ नथुलाल। अब तुम अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? मदन लाल को सेठ की बात सुनकर तसल्ली सी हुई। उसे लगा था कि सेठ जी उसकी बात समझ गया है, लेकिन फिर सेठ आगे बोला।
एक काम करो, कुछ पैसे उधार और ले लो। अगले साल पहले वाले पैसों के साथ सूद सहित मुझे चुका देना, और इससे तुम्हारी बेटी की भी शादी हो जाएगी। यह सब सुन के नथुलाल को तो बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। सेठ ने कोई भी दया नहीं दिखाई थी और वह चोरी हुए पैसे भी सूद समेत वापस लेने की फिराक में था। पर मालिक, मैंने आपको बताया ना था कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बार बार पैसे लेकर उधार कैसे चुकाऊंगा। फिर तू क्या चाहता है कि तुझे मैं अपनी कीमती जायदाद से पैसे दे देता जाऊं और तू फिर उसे लुटवाने के बाद अगले दिन आकर पैसे फिर मांग लेगा? अरे तूने क्या इसे अपने फूफा का घर समझ के रखा है तूने? चल भाग जा यहाँ से अभी, और मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तेरे खेत पर कब्जा करवा रहा हूँ। और तेरा क्या भरोसा, जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक वो खेत मेरा। यह सब सुनकर नथुलाल के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए सेठ से मन्नतें करने लगता है। ऐसा मत करो सेठ जी, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ और वो खेत ही मेरी कमाई का जरिया है। अगर आपने वो भी ले लिया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा अपना? ऐसा मत करो, दया करो मुझ पर। नथुलाल की लाख मन्नतें करने के बाद भी सेठ नहीं पिघलता है और अपने आदमियों से कहकर उसे अपने घर के बाहर फिकवा देता है। ऊपर वाले, आखिर तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? इससे अच्छा होता तो मैं अपनी जान देकर यहीं पर जीवन खत्म कर लूं। नथुलाल अपने होश खो बैठता है और फिर वह घबराहट में सीधे नदी में कूदने के लिए चला जाता है। नदी के पास खड़े होकर वह छलांग लगाने जा ही रहा था, तभी उसकी बेटी वहां लता आ जाती है। पिताजी रुकिए रुकिए, जरा बताइए आप क्या कर रहे हैं? नथुलाल जब लता को देखता है तो उसे होश आ जाता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। सब खत्म हो गया है बेटी, और सब कुछ खत्म हो गया है। सेठ ने तो हमारा खेत ही हड़प लिया है। अब हमारे पास तो जीने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा है। अब हम बर्बाद हो जाएंगे। अब बस पिताजी, अब हम कोई दुख नहीं झेलेंगे, बहुत हुआ। क्या होगा बेटी, और कैसे होगी तेरी शादी, और कैसे मिलेगा खेत हमें वापस? और सेठ जी का कर्जा क्या होगा उसका? भूल जाइए अब शादी को, मुझे नहीं करनी पिताजी शादी, बल्कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। ऐसे घर में नहीं जाना है मुझे पिताजी, जो मुझसे ज्यादा लोगों को दहेज की चाहत हो। और सेठ ने पैसे के बदले में खेत हड़प तो लिया है, इसलिए अब उधारी की भी फिक्र मत करिए। यह सब तू क्या कह रही है बेटी? हाँ पिताजी, अब हम किसी और के खेतों में जाकर काम करेंगे और मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। यह जीवन बहुत ही अनमोल है, हम इसे यूं ही व्यर्थ नहीं करने देंगे पिताजी। एक जगह से हार भी गए तो क्या पिताजी, हम दोबारा कोशिश करेंगे। नथुलाल को अपनी बेटी की बात सुनकर कुछ हिम्मत आ जाती है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर जैसे कि उसकी बुद्धि दृष्ट होने लगती है और वह खुद को संभालता है और कहता है, तूने सही कहा है बेटी, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, तो अभी कैसे हार मान जाएं हम लोग? अभी लड़ेंगे और सब कुछ ठीक होने तक लड़ेंगे। मुझसे तो भूल हो गई बेटी, जो मैं मरने के लिए जा रहा था। लता अपने पिताजी की बात सुनकर खुश हो जाती है। वह लोग फिर अपने घर जाते हैं। और अगले दिन से ही दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम शुरू कर देते हैं। शुरू में लता को काम करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ ठीक लगने लगता है। दोनों बाप बेटी मेहनत करके अपने घर का गुजारा करने लगते हैं। वहीं खेतों में एक बुजुर्ग आदमी आता है। लता और उसके पिताजी के पास आकर बोलता है, बेटी, मेरा नाम जीत दास है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम लड़की होकर पिता के साथ काम करने के लिए आती हो और उनका तुम इतना ध्यान भी रखती हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा धन्यवाद चाचा, मेरा इस दुनिया में पिताजी के सिवा कोई नहीं है, इसलिए इनका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी बेटी। मेरा एक बेटा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो।
घर में तुम्हारी जैसी बहू आएगी तो हमारा घर भी धन्य हो जाएगा और मेरी पत्नी का तो स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए बस हम ही दोनों हैं परिवार में। लता यह सब सुनकर एकदम चुप हो जाती है, लेकिन नथुलाल तो बहुत ही खुश होता है। लता की शादी ना होने के कारण मदन लाल के दिल में ये दर्द तो कब से दबा हुआ था। फिर सामने से रिश्ता आते हुए देख नथुलाल को तो फिर से एक खुशी मिलती है। जी जरूर, मेरी बेटी तो बहुत सर्वगुण संपन्न है जी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं तो कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, बोलो ना। मैं शादी के बाद भी अपने पिता की सेवा और देख रेख करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं शादी करके उन्हें भूल जाऊं, क्योंकि दुनिया में मेरे सिवा उनका कोई भी नहीं है। अरे बेटी, इससे भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम अपने पिता का पूरा ध्यान रखना बेटी। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है मोहन, हर वक्त तुम्हारे अच्छे काम में हमेशा साथ देगा। लता तो यह सुनकर खुश हो जाती है। उसकी खुशी देखकर उसके पिता उसकी तरफ से बोलते हैं, तो ये रिश्ता पक्का समझिए भाई साहब, और मेरी बेटी को भी यह रिश्ता मंजूर है। और कल ही आप हमारे घर अपने बेटे के साथ आ जाना, फिर हम सब कुछ बैठकर तय कर लेंगे। और फिर क्या था, लता की मोहन के साथ शादी हो जाती है। लता अपना जीवन खुशी खुशी नए तरीका से शुरू कर देती है। और फिर क्या था, लता की शादी के बाद अपने पिता का पूरा ध्यान रखती है। नथुलाल को अपने जीवन में अब कोई भी समस्या नहीं थी। अब तक जो भी नथुलाल के संग बुरा हुआ था उसे नथुलाल भूल चुका था। अब सब कुछ जीवन में बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।